नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम इम्पोर्टेंट MCQ जो आपके अपवर्तन, परावर्तन और आँख से संबंधित है, ठीक है, नेत्र, ठीक। इन चैप्टरों के जो MCQs हैं इनको डिस्कस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, हर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर जो 10th क्लास है उसका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमें क्या, एक तो प्रतिबिंब बड़ा चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, एक तो प्रतिबिंब बड़ा चाहिए। और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, किस में बनता है, अवतल लेंस में बनता है। बड़ा प्रतिबिंब हमारा किस में बनता है, अवतल लेंस में बनता है, ठीक है। और सीधा प्रतिबिंब, तो ये आपका अवतल लेंस सही जवाब है। गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। जो गोलीय दर्पण है उसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए, ये हम मान लेते हैं अवतल लेंस दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कौन होता है, फोकस, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन फोकस होता है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव, ये ध्रुव है P, इसके बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम क्या कहते हैं, R। और ध्रुव से लेके फोकस तक की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो ये इसकी डबल होती है। तो जो वक्रता त्रिज्या है वो डबल होती है किसकी, फोकस दूरी की। या फिर हम कह सकते हैं फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। तो फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा, तो ये हमारा जवाब ठीक है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, f बराबर होता है r/2, अभी हमने देखा है। अगला हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो वर्ण विक्षेपण के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा प्रिज्म। क्या चाहिए होगा, प्रिज्म। क्या करता है, ये 7 रंगों में हमारा इसको विभक्त कर देता है। तो इसका सही जवाब है आपका प्रिज्म। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी की रेसिप्रोकल होती है, जबकि फोकस दूरी किस में नापी गई हो, मीटर में। फोकस दूरी किस में नापी गई हो, मीटर में। तब जो पावर है वो किस में आएगी, आपकी डायोप्टर में। किस में आएगी, डायोप्टर में आएगी। तो इस वजह से 1 मीटर है तो 1/f रख 1/1 कितना होता है, 1। इसलिए, और दूसरी बात है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, इसलिए इसका उत्तर क्या है हमारा, 1 डायोप्टर। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये पूछ रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, प्लस रहती है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस हमने सपोज दैट बनाया तो इसमें क्या होता है हमारा, जो हमारी लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, इससे अगर हम इधर की दूरी नापेंगे तो वो हमारी दूरी किस में होती है, माइनस में। और इससे इधर वाली दूरियां जो नापी जाती हैं वो होती हैं प्लस में। तो इसमें जो मेन फोकस होता है वो किधर होता है, राइट साइड में होता है मेन फोकस। इस वजह से इसका फोकस हमेशा, उत्तल दो लेंस है, इसका जो फोकस है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगला हम देखते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, ठीक है। तो देखो, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में थोड़ा कम होता है, वायु में इससे ज़्यादा होता है। सबसे कम किस में होता है, कांच में। तो आपका सही जवाब क्या है, कांच में सबसे कम क्या होगा, कांच में सबसे कम इसकी चाल होगी, ठीक है।
अगला हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मिट्टी, क्योंकि ये पारदर्शी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो मिट्टी आपका क्या है, सही जवाब है, मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, जो 4D क्षमता मतलब 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी बताओ। तो फोकस दूरी क्या होती है, 1/p। ठीक है, तो 1/p की जगह आपको कितना रखना है, 4। ये जो आएगी मीटर में आएगी, जब भाग करेंगे कितना आएगा, 0.25 ये आई है आपकी मीटर में। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर कितना हो गया आपका, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। जो गाड़ियां हैं उनके साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, क्योंकि वो छोटा प्रतिबिंब और हमारे जो पीछे आने वाले वाहनों को हम क्लियर देख सकें, इसलिए सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगला हम देखते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, इसमें वो ये जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है इसमें। ठीक, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, क्या होता है, sin i/sin r। ये आपका सही उत्तर कौन सा है, आपका सेकंड, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं हम, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। निर्गत किरण मतलब अगर कोई किरण ऐसे आई है, ठीक है, और ऐसे निकल गई है, तो इसके और इसके बीच में जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अवतल लेंस की जो है उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब कौन सा है, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। एक उत्तल लेंस होता है, पूछ रहा है उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस होता है ऐसा, किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा। ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, आपका सी ऑप्शन सही है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। समान आकार का अगर आप प्रतिबिंब पाना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या होता है, एक सिचुएशन होती है। यहाँ अगर हमारा ये एफ है, इधर ये एफ है, ये सेकेंडरी फोकस है, हम कहाँ रखें, 2F पर अगर वस्तु रखते हैं तो इधर भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F पर बनेगा, और जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब हमें यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर है, लेंस के प्रकार यहाँ जो है फोकस दूरी की 2 गुने पर अगर रखेंगे तो क्या होगा, हमें समान आकार का प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा, बिंब मतलब इमेज, वो बिंब का मतलब वस्तु। ठीक है, ठीक, और वस्तु की स्थिति, ये कह रहा है वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। एक सिचुएशन है कौन सी, जो लास्ट वाली सिचुएशन है, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में जब रखते हैं तब ये वाली सिचुएशन बनती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। परावर्तन के नियम को नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है, कि आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर है। ठीक है, परावर्तन अपवर्तन के बराबर है, तो परावर्तन के नियम से यही पता चलता है कि आने वाली किरण और जाने वाली, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस केस में, परावर्तन के नियम के अनुसार, जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो दोनों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं,
अगला प्रश्न है हमारा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ठीक है, हमारा एक मुख्य फोकस, इधर देखो लेंस है, इसमें दो फोकस होंगे, एक इधर, इसमें एक मुख्य फोकस होता है, दूसरा सेकेंडरी फोकस होता है, द्वितीयक फोकस होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। पीछे पड़ा था तो आधी। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो इसको समझिए जरा। इधर अगर विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो ये कहाँ जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की दिशा में जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये आपका सही जवाब है डी ऑप्शन। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े क्या होती है? सीधी निकल जाती है। तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है वो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, जब लंबवत किसी में पड़ेगी तो बिना मुड़े क्या होगी? सीधी चली जाएगी। ठीक है, ये हमारे जो प्रश्न हैं ये परावर्तन अपवर्तन से संबंधित चल रहे हैं। अगला है आपका, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? ये आपका है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला आपका है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में होने, जो प्रकाश की चाल है वो बदल जाती है, अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपका सही जवाब है ए। ठीक, अगला जो है आपका प्रश्न है 25 नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई किरण जाएगी तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो ये सघन माध्यम था, अब ये क्या होगी? और दूर भाग जाएगी। तो ये वाला कोण क्या होगा आपका? आर जो है वो बड़ा होगा। अपवर्तन आपतन कोण आई। ठीक है, और अपवर्तन कोण कौन सा है? आर। तो आर क्या है? बड़ा है आई से। देखिए, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, तो यही सही है। ठीक, अगला है प्रश्न हमारा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। ठीक है, ये कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म के अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है, कांच, हवा से वो कांच में जा रही है, तो बाहर आएगी तो क्या होगा? तो जैसे सपोज करो प्रिज्म है ये, इसमें गई कोई किरण, ये अभिलंब है आपका, ये इसके सीधे गई, मुड़ गई, ये वाला एंगल इससे कम हो गया। अब अगली बार क्या होगा? ये हमारा अभिलंब है तो ये अभिलंब से क्या होगी? दूर भागेगी। ठीक, तो ये कह रहा है शीर्ष प्रिज्म की ओर, प्रिज्म का शीर्ष कहाँ है? ये,
इसकी तरफ मुड़ जाएगी। प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगी, तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगी। ये आपका सही जवाब है। इस क्लास में इतना ही। दूसरी इसी प्रकार के क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।